चलो ठीक है, अपनी पेन, गुड इवनिंग बेटा, पेन और नोटबुक निकाल लो भाई। भूमिका गुड इवनिंग की बोल रहे थे या कुछ और क्वेरी है? मैं ये कह रही थी, हाँ, मैं 6:30 वाली क्लास नहीं ले पाती बिकॉज मेरा ट्यूशन होता है उस वक्त। हाँ हाँ, अच्छा। मैं तो मैम, तुम फिर बच्चे, या तो तुम फोटोन 2 वाले बैच में आओ। भूमिका एक काम करोगी, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, ग्रुप से ले लेना, उस पर मुझे मैसेज कर देना। ओके मैम, मैं आपको ग्रुप से मैसेज करती बात हूँ। कर लूंगी, ठीक है। चलो आई थिंक अभी स्टार्ट करना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो ठीक है, हाँ कुछ और कह रहे हो क्या? चलो ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में ना एक चीज मिसिंग है, वो है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, वैसे तो तुम्हें आना चाहिए निकालने, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे रही हूँ, फ्लोरोएसिटिक एसिड का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल होता है। अब जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो और मुझे बताओ, कौन बताएगा कैसे करोगे? हो गया है मैम। अच्छा, कर लिया तुम लोगों ने? यस मैम। बट मुझे तो करवाना है ना। देखो 3 मल्टीप्लाई 3.07 मल्टीप्लाई 10⁻³ -3। माइनस। क्या आंसर बता रहे हो क्या? यस मैम। मैम किया कैसे है बेटा, ये बताना। मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। मैम सबसे पहले हमने मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स निकाले, जो इसका हमारा आ रहा है 19.5/78 किया तो वो आ रहा था 0.75। फिर हमने मोलैलिटी निकाली जो कि आई हमारी 0.50। उसके बाद हमने डेल्टा टीएफ निकाला, फिर हमने आई निकाला और उसके बाद फिर हमने वो वाला आई इज इक्वल टू सी 1+α/c होता है, वो वाला फॉर्मूला रखा तो हमारा वहां से के ए हमारा निकला था। के ए के, एक सेकेंड, आई एम सॉरी बच्चे, मेरी इस वजह से डिस्टरबेंस हो रही है आपको। नहीं अभी तक मैंने कुछ नहीं कराया बेटा, अभी मैं जस्ट करा ही रही हूँ नेहा, न्यूमेरिकल करा रही हूँ। देखो डिसोसिएशन के केस में मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया था, कौन बताएगा मुझे? अल्फा का अल्फा इक्वल्स टू I -1/n-1 है ना। अब तुम्हें यही निकालना, ना तो तुम्हारे पास आयोटा है और ना ही तुम्हारे पास अल्फा है, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि W2 दे रखा है 19.5 ग्राम, W1 दे रखा है बच्चे 500 ग्राम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस। आपको आयोटा निकालना है और क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, राइट। तो मुझे ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। अब इसमें KF भी नहीं दे रखा, तो KF लिख लेना, 1.86 होता है वाटर का, हो सके तो इसको याद भी कर लेना बच्चे, 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। ओके हाँ बच्चे, मैं समझ रही हूँ कुछ बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन सोल्व, वेरी गुड, लेकिन मैं आपको एक बार तरीका बता रही हूँ कैसे करना है ना, क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ अगर यहाँ पे 50 बच्चे हैं तो 25 ने किया होगा और 25 ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो मुझे सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यूनिट को साथ लेके चलना बच्चे। आयोटा हमें नहीं पता है, केएफ हमें पता है 1.86, या एक काम करो इसको डिग्री सेल्सियस में लिख लो ताकि यूनिट कैंसिल करने में आसानी हो जाए। W2 कितना है बच्चे 19.5, मोलर मास तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया 78 ग्राम पर मोल। W1 क्या है 500 ग्राम है, इसको केजी में चेंज करना है, कैसे करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो बच्चे, जो यूनिट कैंसिल होती है वो करो, मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि यूनिट साथ लेके चलना है वरना गड़बड़ कर दोगे। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया, केजी से केजी गया, पर मोल से पर मोल गया, ग्राम से ग्राम गया। तो बेसिकली आयोटा की कोई यूनिट नहीं होती है, ये ध्यान रखोगे।
इसलिए जो है यहाँ पे जितनी भी आपने यूनिट लिखे वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो गई। तो आयोटा जब बच्चे यहाँ से सोल्व करोगे तो 1.07 आएगा। कैलकुलेशन बच्चे वो तुम्हारा काम है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अप्रोच बता सकती हूँ कि बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को तुम कैसे अप्रोच करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? कैलकुलेशन की स्पीड तुम्हारी कितनी है वो तभी पता चलेगा बच्चे जितना तुम मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। अगर स्पीड तुम्हारी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपने आप स्पीड वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी। तो बच्चे अल्फा आइटा है इतना, एन कितना होगा मुझे कौन बताएगा? एन कितना होगा CH2FCOH का? 1। एन 1 होगा। 1 होगा तो 1 - 1 तो 0 आ जाएगा। एन तो मोलैरिटी होगी ना मैम? एन 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 बेटा एन मोलैरिटी है? मैंने कब बोला बेटा मोलैरिटी है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, तो 2। अरे ये एन यहाँ पे क्या है कौन बताएगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो डिसोसिएट हो रहे हैं। यस मैम, जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो मैम उसको प्रोडक्ट ही तो बोलेंगे। नहीं 0.25 तुम बोल रहे हो 0.25 मैंने सुना है कि तुम बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कितने पार्टिकल्स भैया डिसोसिएट होंगे? 0.25 एन की वैल्यू पूछ रही हूँ बेटा, एन की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रही हूँ बेटा। 2 होगी क्योंकि 2 पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है ना, CH2FCO नेगेटिव और H+ में, तो एन की वैल्यू 2 होगी। तो एन की वैल्यू 2 - 1 कितना होगा? 1 होगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.07 आ जाएगी। ऐसे करना था ये क्वेश्चन सोल्व। हुआ क्लियर? यस मैम। और ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो अगर मान लो तुम्हारे किसी क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल दो, तो ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। अगर तुमने अल्फा ग्रेटर देन 1 निकाल दिया, समझ जाना कुछ ना कुछ तुमने गड़बड़ किया क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी में भी है और ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो प्लीज रिस्क मत लेना। माना कि थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन इजी है क्वेश्चन। अगर इसको छोड़ के आए पेपर में तो फिर गया नंबर, बेफालतू के मार्क्स कटवा के आ जाओगे इतने इजी क्वेश्चन में। समझ गए? ऐसे करना है इस क्वेश्चन को सोल्व। तुम्हारे एनसीईआरटी में अलग तरीके से दे रखा है। तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, ऐसा कि पहले M2 निकाल दिया, फिर आयोटा का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ये लिख दिया। हमें इतना जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सीधा पता है कि डेल्टा TF क्या होता है, आयोटा इंटू KF इंटू M। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा और आंसर निकाल लो। ये क्या जरूरत है करने की? पहले तो यहाँ से M2 निकाल के आओ, है ना? तो ये वाला करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आगे चले? यस मैम। और जो यहाँ पे 44-45 स्टूडेंट्स है, जाएगा नहीं कोई लीव करके, ठीक है? तुम्हारे लिए ही हो रही है चीजें। मेरे को कुछ नहीं पड़ा था, मैं कराने को आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी करा सकती थी क्योंकि मेरी साइड से खत्म हो गया था चैप्टर, लेकिन मैंने सोचा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी जरूरी है, नहीं तो तुम अप्रोच ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, हालांकि इसका आंसर है लेकिन तुम अपना खुद ट्राई करो कैसे करोगे। इसको छोड़ो, जो ये दे रखा है ये तो पता नहीं क्या क्या लिखते रहेंगे एनसीईआरटी वाले। ठीक है अनामिका? इफ 6 ग्राम ऑफ CH3COH is dissolved in benzene to make 1 liter at 300 Kelvin, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 1.64। तो देखो जो दे रखा है उसको पहले लिख लो। पाई दे रखा है, W2 दे रखा है कितना 6 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है ऑलरेडी लिख दिया मैंने। फिर क्या बोल रहे हैं? इफ इट इज नोन दैट CH3COH इन बेंजीन फॉर्म्स ए डाइमर, कैलकुलेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अल्फा मैंने क्या बताया था डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला बताओ। I-1 अपॉन में N-1। बच्चे वो डिसोसिएशन का था,
आपसे एसोसिएशन का पूछ रहा है। आपको पता है ना जो एसिटिक एसिड है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला फॉर्मूला बताया था जो मैंने तुम्हें एग्जाम डोज के नाम से दिया था, ग्रुप में आया होगा, तुम्हें उसको पढ़ के आना चाहिए था। वो एक तरह से शॉर्ट नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो मैंने सारे उसमें डाल रखे थे। तो जब भी ऐसा हो तुम्हें कोई टेस्ट वगैरह देना हो तो तुम्हें एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक लास्ट टाइम रिवीजन के पर्पज से था वो। अब कुछ भी नहीं रह गया, आप फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। पाई इज इक्वल टू आयटा इंटू CRT। सी भी क्या होगा, W2/M2V R इंटू T। अब तुम्हारे पास R दे रखा है, R नहीं दे रखा। अगर मैंने कहा था तुम्हें R नहीं दे रखा तो R की वैल्यू क्या लोगे, कौन बताएगा? 0.0821। 0.08 ले लो अप्रोक्सीमेट लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वाली लोगे, ठीक है। पाई तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, आयोटा तुम्हें नहीं दे रखा, W2 दे रखा है 6 ग्राम है, वॉल्यूम दे रखा है, मोलर मास निकाल लेना एसिटिक एसिड का 60 ग्राम पर मोल होता है, टेम्परेचर भी तुम्हें दे रखा है 300 केल्विन। और ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर लोगे तो केल्विन में लेना है। अगर सेल्सियस में तुम्हें दे रखा है तो उसको केल्विन में पहले चेंज करोगे आप लोग, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब क्या आयोटा निकाल लोगे क्या यहाँ से? यस मैम। सुन रहे हो क्या सारे? यस मैम। तो आयोटा बच्चे आ जाएगा 0.6 के आसपास आ जाएगा। अब देखो तुम्हारे पास सारी वैल्यूज हैं। अल्फा तुम्हें निकालना है बच्चे, आयोटा 0.6 - 1 है। एन क्या होगा एसिटिक एसिड के केस में? 2 होगा। मैंने तुम्हें कहा था बेसिकली एसोसिएशन के केस में एन क्या है, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं और एक मॉलिक्यूल बनाया है, विच इज योर एन। तो कितने सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं? 2। तो एन की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर डाइमर आएगा तो 2, ट्राइमर आएगा तो एन की वैल्यू 3, टेट्रामर आएगा तो एन की वैल्यू 4, पेंटामर आएगा तो एन की वैल्यू 5 अप टू 100। समझे इस बात को? डिसोसिएशन लेते हैं मतलब फॉरवर्ड वाली रिएक्शन, और मैम उसमें पीछे का लेते हैं जो रिएक्टेंट है। एसोसिएशन डिसोसिएशन में एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डिसोसिएट हुए हैं, और इसमें क्या है एन कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आपस में एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल बनाया है। समझे? गुड इवनिंग आशुतोष। बच्चे लेट कैसे हो गए, स्कूल से अभी आए हो क्या? कर लोगे ये क्वेश्चन? इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.67। अगर तुम कहते हो पूरा सोल्व करके दिखाओ तो मैं यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेशन भी करके दिखा देती हूँ। बताओ। नो मैम, कर लेंगे। कर लोगे ना? चलो कैलकुलेशन ध्यान से करना बस, बाकी तो सही है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और ये बहुत बार तुम्हारे उसमें भी पूछा गया है, क्या नाम है प्रीवियस ईयर में। तो इसको छोड़ना नहीं है और इसकी कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। तो इसको मत देखना सॉल्यूशन को, इसको देखो। मेरी गलती रहेगी कि मैंने यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन दे दिया, आज के बाद नहीं दूंगी। Determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 mg of K2SO4 in a 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated। तो देखो बच्चे, आपको क्या निकालना है? पाई निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला तो सबको याद है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको फॉर्मूला भी नहीं पता। बताओ बच्चे, फॉर्मूला पता है ना सबको? यस मैम। ओके, तो बच्चे ध्यान से देखना। आयोटा आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब आप कहोगे मैम कहाँ दे रखा है आयोटा? देखो इन्होंने एक चीज बोल रखी है कि जो आपका पोटेशियम सल्फेट है वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, यानी कि K2SO4 का पहले तो डिसोसिएशन कराओ, 2K + SO4 2 नेगेटिव। तो N की वैल्यू 3 है। कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि आयोटा की वैल्यू N के इक्वल होगी, मैंने तुम्हें बताया था, हाँ या ना? तो आयोटा यस मैम 3 आ जाएगी, तो पुट कर दो बस। W2 कितना है? 25 mg है, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। एंड यू नो
कि 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। M2 कितना है 174 ग्राम पर मोल। R तुम्हें ऑलरेडी R नहीं दे रखा, लेकिन तुम्हें पता है 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है बच्चे 298 केल्विन। वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। कर लोगे सोल्व। पहले तो देखो यूनिट कहाँ कैंसिल हो रही है, ग्राम से ग्राम गया, पर मोल से पर मोल गया, केल्विन से केल्विन गया, लीटर से लीटर गया। जो आपका पाई आएगा वो किस में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। कर लोगे सोल्व। यस मैम। यस मैम। नेहा आई एम सो डिपेंड करता है बच्चे आपके पास क्या दे रखा है। जैसे देखो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, राइट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट क्या होती है, या तो बता रही हूँ आशुतोष, मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सबका हो जाएगा ना। यस मैम। एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, आशुतोष ने पूछा और एक और स्टूडेंट ने पूछा कि मैम R की वैल्यू कैसे लेंगे। तो देखो बच्चे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आज तो मेरे कोल्ड ने बैंड बजा दी तुम सबके भी। मैम आपको रेस्ट की जरूरत है। क्या बच्चे, रेस्ट की जरूरत है। कोई बात नहीं, अब क्लास तो लेनी है ना। देखो रात को कर लूंगी रेस्ट। देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर आपको अच्छा यस उन्होंने अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। देखो अब आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है प्रेशर किस में होता है, या तो एटमॉस्फेयर में होगा, या बार में होगा, या पास्कल में होगा। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी होती, मान लो सपोज एनर्जी निकालनी होती है, आपको पता है एनर्जी या तो जूल में होती है या किलो जूल में होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे देखो अगर एटमॉस्फेयर में है तो आर की वैल्यू क्या लोगे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, क्योंकि आपका प्रेशर का यूनिट दे रखी है ना। अगर मान लो जूल में होती तो आप लिखते जूल पर केल्विन पर मोल। तो जो आपको निकालना है बच्चे उसके अकॉर्डिंग आपकी आर की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर कैलोरी में पूछते तो आर की वैल्यू आप 2 लेते, तो इसके अकॉर्डिंग चलता है। बार हो तो बच्चे इसको चेंज कर लो। 1 एटमॉस्फेयर बच्चे, आशुतोष एक सेकेंड, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार के अप्रोक्सीमेट होता है, तो आप इसको ये भी लिख सकते थे 0.082 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। ठीक है क्या, ठीक है बच्चे। अगर पास्कल में होती तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था ना यूनिट कन्वर्जन, इसको ध्यान रखना, काम आएगा तुम्हारे। वैसे तो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बोलूं बच्चे हो जाएगी यूनिट साहिबा, जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना आर की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आशुतोष बच्चे ऑप्शन में आपको पता लग जाएगा, ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा अगर आंसर बार में है। अच्छा सीबीएसई में जैसे देखो बच्चे, जैसे बोर्ड का कह रही हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सपोज ये आ गया तुम्हारे पास
है ना। तुम ये ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को तुम एटीएम में ही निकाल के आओगे। आशुतोष समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ये बात सबको बोल रही हूँ, अगर तुम्हें ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला तो ध्यान देना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका एटीएम में ही आएगा। अगर बार या पास्कल में आएगा वो तो कुछ ना कुछ आपको हिंट देंगे कि भैया इसमें निकालना, अदरवाइज ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में है तो आप आर की वैल्यू कौन सी लेंगे? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, याद रखना। अब याद रहेगा क्या? इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आशुतोष, या बाकी सब आपको पेपर में हिंट दिया जाएगा, सॉलिड वाला पता चल जाएगा। बस ये हाँ, आर की वैल्यू जरूर ध्यान रखना कि अगर एनर्जी है तो जूल में लेना है, अगर प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर में लेना है, बस इस तरह से। बाकी तुम चेंज तो अपने आप कर लो। आगे चलो, आगे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे, वैसे तो जेईई मेन के क्वेश्चन है और आगे मैंने नीट के भी क्वेश्चंस ऐड करे हुए, तुमने अगर देखी हो पीडीएफ तो बच्चे ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को और हैंड रेज करना कि क्या आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आपको ये बताना है, जो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे, ग्लाइसिन, हाइड्राजीन, पोटेशियम सल्फेट और ग्लूकोज, इन चारों में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। ग्लाइसिन का अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बता देती हूँ तुम्हें, ये होता है। हैंड रेज करो बच्चे। स्टार्टिंग में H2N लिखा है। हाँ, NH2CH2COH थोड़ा खराब लिख दिया क्या? हाँ लकी, एक्चुअली मैं भी पढ़ रही थी कल, तो उन्होंने ये किया है। मैं इसकी ना तुम्हें पूरी डिटेल बताऊंगी पढ़ के एक बार। मैंने थोड़ा सा ही ऊपर हाईलाइट देखा था, इसको मैं पूरा डिटेल में सर्च करके बताऊंगी। ठीक है लकी? हाँ बच्चे, कंचन तुम बताओगी कैसे होगा? आंसर सी है। एक्सप्लेन कर दो बच्चे। सबकी आयोटा की वैल्यू निकालनी, जिसकी आयोटा की वैल्यू ज्यादा होती है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डिप्रेशन वो लार्जेस्ट होता है। कंसेप्ट क्या होगा इसका ये बताओ। ये तो वो सॉल्यूशन लिखा हुआ है जेईई मेन वाली बुक में, मुझे वो बताओ जो मैंने कैसे समझाया था क्लास में। कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, क्यों होगा इसका सबसे ज्यादा? आंसर तो यही है, सी ही आएगा इसका आंसर। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आयोटा की वैल्यू ज्यादा होने से कैसे आप बोल सकते हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? मैम आयोटा की वैल्यू भी तो निकालेंगे ना। हाँ मैं बोल रही हूँ बच्चे, आयोटा की वैल्यू तो आएगी इसमें मैक्सिमम। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे। नॉन आइडियल। मैम सी की आयोटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी मैम, वो के प्लस में। और मैं बताऊं क्या? मैम मैं बताऊं, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। पहली बात तो इसमें एसोसिएशन नहीं होगा, सिर्फ डिसोसिएशन होगा। सी का। मैम डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के, और मैम बॉन्ड फैक्टर भी हाईएस्ट होगा। वेरी गुड। देखो वैसे तो यही बोला तुम सबने भी। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब बच्चे क्या है कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो सॉल्वेंट में तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तभी हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आपका बेसिकली कम हो रहा है। तो अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा डिसोसिएट होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसकी ज्यादा होगी। इट मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सी रहेगा आपका बच्चे करेक्ट आंसर। बाकी हाइड्राजीन, ग्लूकोज, ग्लाइसिन पानी में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल आ जाता है तो उसको पानी में आप डिसोसिएट नहीं करवाओगे। हालांकि वो होता है लेकिन उसको ना के बराबर माना जाता है, तो आप उसको नहीं कराएंगे डिसोसिएट। जहां पे इनऑर्गेनिक साल्ट होगा या इनऑर्गेनिक वाली चीज दे रखी होगी, उसी को आप जब डिसोसिएट करवाओगे वो डिसोसिएट होगा पानी में।
समझ में आई ये चीज सबको? बाकी सबकी आयोटा बिल्कुल ठीक कह रही है आरती कि बाकी सबकी वैल्यू आयोटा की 1 है, लेकिन इन केस ऑफ पोटेशियम सल्फेट आयोटा की वैल्यू 2 होगी। ठीक है आशुतोष, समझ में आ गया क्या? तुम नॉन आइडियल क्या बोल रहे थे बेटा? अंकुश है क्या यहाँ पे? ठीक है, ये अंकुश भाग जाता है मेरी क्लास से। चलो ठीक है, आगे चले क्या? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। Which of the following 0.06 molar aqueous solution has lowest freezing point? हाँ हैंड रेज करो, मैं देखना चाहती हूँ कितने हैंड रेज होते हैं। करो करो। बाकी सब भी करो, दीपांशु, आरती, अल्पना, आशुतोष बच्चे, देवयानी, गौरव, गौरी, सारे करो बेटा, सबको आता है। जानवी, ट्राई तो करो एटलीस्ट, चाहे गलत हो जाएगा फिर क्या हो गया, मैं बताने के लिए बैठी हूँ तुम्हें। 50 बच्चे हैं, 25 भी हैं। सर ये बता दीजिए पिछले वाले क्वेश्चन में आयोटा की वैल्यू कैसे निकाली? कहाँ पे? इसमें ऊपर वाले में? यस मैम। ठीक है एक काम करते हैं बेटा, ये वाला करते हैं क्वेश्चन, इसी में ही बताती हूँ मैं कैसे निकालेंगे। ठीक है साक्षी कह रहे डी ग्लूकोज आएगा बिकॉज नेवर डिसोसिएट। देखो इसमें ना क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इनमें बोला है कि सबसे, हाँ सी होगा आयोटा ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, आशुतोष ने बोला सी होगा। ध्यान से सुनो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम है। ऊपर ये पूछा कि इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डिप्रेशन मतलब कम, यानी कि लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा ज्यादा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मतलब सबसे कम डिप्रेशन किसमें होगा, वो पूछ रहा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। सेकंड में भी तो यही पूछ रहा है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो किस केस में फ्रीजिंग पॉइंट 0 से कम जाएगा। तो देख लो, जिस केस में n की वैल्यू ज्यादा होगी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे, उस केस में जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम जाएगा। ठीक है, तो वो यही पूछना चाह रहे हैं, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हो या लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। अगर अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि मैम ये कैसे निकाला आपने, तो देखो बच्चे कैसे डिसोसिएट करवाते हैं, इधर देखो ध्यान से, ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, तो 2Al 3+ 3SO4 2 नेगेटिव, तो कितने में डिसोसिएट हुआ, 2Al मिले और 3 सल्फेट मिले, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 5 हो जाएगी। नहीं बच्चे यही होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस होगा आशुतोष। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, N की वैल्यू 5 आएगी, तो जो इसका आंसर है बच्चे वो सी होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं पेपर में, वो जान करके आपको ऐसे क्वेश्चन देते ताकि बच्चा ग्लूकोज लगा के आए, लेकिन एक्चुअल में लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि किसका सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, मतलब 0 डिग्री से कम कौन पहुंचेगा, तो वो हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट पहुंचेगा। समझ गए इस चीज को? ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आता ना, ये लिखा होता जो ऊपर वाला क्वेश्चन है कि विल एग्जिबिट द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तब तो यहाँ पे फिर ग्लूकोज आता आंसर। समझ रहे हो मेरी बात? लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब सबसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम किस में होगा, फिर वो आप देखते कि कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान देना, एक बार क्लास के बाद रिवाइज कर लेना ताकि कभी भूलो ना। मैं तो कहती हूँ इसको अपने नोट्स में ही ऐड कर लो इन दोनों क्वेश्चन को, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको याद रहे मैम ने क्या बताया था, नहीं तो गलत करवा देगा और ये क्वेश्चन दोबारा आने के भी पूरे चांसेस है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो बहुत इजी है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन
using freezing point depression is affected by? जो आप मोलर मास, इसका आंसर बी होगा। बच्चे हैंड रेस करो। अब तो चलो बता दिया कंचन ने। ये मैम, हाँ, अदरवाइज बच्चे आप पहले हैंड रेस करेंगे। ये लो देवयानी। यस मैम। बेंजीन में बेसिकली क्या होगा बच्चे? एसोसिएट होगा। अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, तो वो किसकी वजह से होगा? एसोसिएशन की वजह से होगा। तो ऑप्शन बी आपका रहेगा करेक्ट आंसर। कर लोगे? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका जेई में आया हुआ है। 5 grams of Na2SO4 dissolved in X gram of water. The change in freezing point was found to be 3.82 degrees Celsius. If Na2SO4 sodium sulfate is 81.5% ionized, the value of X. Value of X. कौन बताएगा? कैसे करोगे? हैंड रेस, हैंड रेस, हैंड रेस। मैम मेरे को पूछना है कि अगर 81.5% है तो फिर उसको कंप्लीट ही ले लेंगे ना? 100 ले लोगे? मतलब इसका फिर निकालना ही पड़ेगा ये? बिल्कुल, अल्फा तो दे ही रखे, हमेशा थोड़ी ना आप मान के चलोगे। वो आपको दे के रखेंगे बेटा कि 100% डिसोसिएशन हुआ है, तभी आप मानेंगे कि आयोटा एन के इक्वल, अदरवाइज नहीं मान सकते। ओके? अगर मान लो कुछ भी नहीं दे रखा, मान लो कुछ भी नहीं दे रखा तो अल्फा आप 1 मानोगे। अदरवाइज इन्होंने स्पेशली अल्फा दिया ही इसलिए हुआ है कि आप 1 ना मानो उसको। तो डेल्टा टीएफ कैसे निकालोगे बेटा? KFMI। एम क्या होता है? मोलैलिटी W2/M2 1/W1। ठीक है। अब अल्फा कितना दे रखा है बच्चे? 81.5%, यानी कि 0.815। डिसोसिएशन के केस में अल्फा क्या होता है? आयोटा -1 डिवाइड बाय n-1। अब मुझे ये बताओ बेटा, सोडियम सल्फेट के केस में n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी क्या? यस मैम 3 होगी। तो आयोटा -1 ऐसे कर लो इसको। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। बस कुछ नहीं करना, आयोटा -1 0.8 इंटू 2 कर लो और इसको यहाँ पे ऐड कर दो। 1.6 + 1 कितना आ जाएगा? 2.6 आ जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। तो अगर आयोटा आ गया तो आपको डेल्टा टीएफ ऑलरेडी दे रखा है बच्चे, कितना? 3.82 डिग्री सेल्सियस। केएफ की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1.86 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। W2 कितना है बेटा? देखो 5 ग्राम है। M2 मोलर मास निकाल लेना, कितना आएगा बताओ मुझे सोडियम सल्फेट का निकाल के। 142 ग्राम पर मोल। और सॉल्वेंट का मास कितना है हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो इसको सोल्व कर सकते हो क्या सारे? यस मैम। यस मैम। देखो प्लीज ऐसे मत करना बच्चे, 50 बच्चों में मैम आ गया आंसर। हाँ, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे की 50 में से 25 रह गए जिन्होंने सोल्व नहीं किया है, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए किसी बच्चे को भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है बच्चे? आपको ना सब कुछ दे रखा है, अल्फा आपको ऑलरेडी दे रखा था, आप उससे आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एन की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, डिसोसिएट करने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी एन की वैल्यू क्या है, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, हाँ, एक्स की वैल्यू आएगी 45 ग्राम, मतलब 5 ग्राम सोडियम सल्फेट को 45 ग्राम ऑफ वाटर में डिसोल्व किया गया था। कर लोगे बेटा? यस मैम। ठीक है।
ओके, ये वाला करो, ये तो सबसे इजी है बेटा। मैं एक बार रीड कर देती हूँ क्या बोल रखा है। An aqueous solution of MX2 at a certain temperature has Van't factor 2। आपको अल्फा बताना है बच्चे AB2 के लिए, तो सिंपल है, कर दो इसको फटाक से। इसको जल्दी से सोल्व करो। 0. मैम बी 0.50। ऐसे ना बच्चे कायदे से तुम्हें ना हैंड रेस करना चाहिए। चलो ठीक है, अब ध्यान रखना, ठीक है, हैंड रेस करना है ना। तो क्या होगा ना, ऐसे क्या होगा बच्चे पता है, थोड़ा ना डिमोटिवेशन आ जाता है वो स्टूडेंट्स को जो जल्दी मतलब जो धीरे धीरे करते हैं। मेरी तरह मैं भी अपनी क्लास में ना धीरे धीरे करती थी, तो बच्चे क्या करते थे, पहले ही बोल देते थे आंसर, तो मुझे क्या होता था, फिर मेरा करने का मन नहीं करता था, ऐसे लगता था कि इन्होंने तो बोल ही दिया आंसर, अब मैं क्या करूं, है ना। तो थोड़ा सा हैंड रेस कर लिया करो, मैं अपने आप पूछ लूंगी, ठीक है। तो एक बार देख लो बच्चे, इजी। क्या कह रहे हो? ये सबसे इजी क्वेश्चन था, और ये तुम्हारा जेई का क्वेश्चन है, मानोगे तुम? तो हमेशा बच्चे जेई में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी भी आते हैं। तो जो अपना तुम्हारे दिमाग में ये फितूर है कि मुश्किल आता है पेपर, तो अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत। अदरवाइज आपका पेपर मॉडरेट लेवल का ही रहता है, इजी से मॉडरेट की तरफ। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ वो फोकस करना है कि जो हम पढ़ के गए हैं क्या वो हम अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बस। देखो अब ये मत करना कि मान लो कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आ गया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और तुम लोग अच्छे से पढ़ के गए हो, है ना। 90% केसेस में तो होगा तुम कर दोगे वो क्वेश्चन, लेकिन 10% केस में हो सकता है कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, किसी से भी नहीं हो रहा, समझ रहे हो। तो झंडा लेके मत खड़े हो जाना कि मैम हम तो पढ़ के आए थे कोऑर्डिनेशन, हम तो ये करके ही जाएंगे, तो फिर उसी को लेके बैठे रहना 10 मिनट तक। अगर दिख रहा है क्वेश्चन मुश्किल आया हुआ, फंसा रखा है एग्जामिनर ने, तो उसको स्किप करके आगे बढ़ो, समझे। इसको कैसे करोगे बच्चे, A2 + 2B नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अल्फा क्या होगा डिसोसिएशन के केस में, आयोटा -1 डिवाइड बाय n-1, आयोटा 2 है n 3 है, तो 1/2 कितना आ जाएगा 0.5। सबसे इजी था आई थिंक ये क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, चलो आगे चलो। ये बताओ, ये भी इजी है अगेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हैंड रेस करना है बस। करो, इनमें से किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा? करो करो, हैंड रेस करो, मैं देख रही हूँ। अनामिका, आशुतोष, बच्चे करो ना ट्राई। गौरव, गुंजन, हर्षप्रीत, दिव्यानी, जानवी, कशिश, खुशदीप, क्या हुआ आज? अब मनोज भी बैठा है यहाँ पे, वो भी नहीं बोल रहा कुछ। कैसे जानूंगी मैं तुम लोगों को पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए? शिवानी, सुमित, तनीषा, इतने सारे बच्चे हो। कसक, कसक ने तो हाँ हैंड रेस कर लिया। इशिका, ट्राई तो करो बच्चे, तुम्हें आता है। ये जेई मेन 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हाँ आरती तुम बताओ।
मैम ए लग रहा है। अच्छा, कोई इसके पीछे क्या सोच के बताया बच्चे ए आएगा? कोई कंसेप्ट इसके पीछे? मैम इसकी मोलैरिटी ज्यादा है ना बाकियों के कंपैरिजन में। ओके, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। बाकी सब एग्री कर रहे हो क्या आरती से? यस मैम। देखो, सबसे पहले तो आप ये चेक करो बच्चे, जिनकी कंसंट्रेशन सेम है ना, पहले उनको ले लो, ठीक है? बी सी डी की कंसंट्रेशन सेम है ना? तो आप ये चेक करो, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो आप देखो सोल्यूट कौन सा यूज किया है। इसमें ग्लूकोज किया है, इसमें पोटेशियम सल्फेट, इसमें यूरिया। तुम्हें पता है ग्लूकोज और यूरिया तो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट होगा ही नहीं, K2SO4 होगा जिसकी N की वैल्यू 3 होगी, ठीक है? तो इनको तो ग्लूकोज और यूरिया वाले को तो वैसे ही हटा दो, लेकिन सोडियम सल्फेट में भी N की वैल्यू 3 होगी। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब हम डिसाइड करेंगे इसकी कंसंट्रेशन से। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी मतलब उतना ही ज्यादा आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इट मींस उतना ही उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। मैंने कहा था ना, अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो ए वाला जो बच्चे रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट। ऐसा नहीं है कि 2002 में आया उसके बाद नहीं आया, ये उसके बाद भी आया है और नीट में भी ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो तुम्हें अपना कंसेप्ट पकड़ के रखना है कि क्लास में जितना मैंने कंटेंट पढ़ाया सॉल्यूशन चैप्टर का वो इनफ है। आप सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कि मैम ने ये टॉपिक कराया क्लास में, उस टॉपिक से ये क्वेश्चंस है, मुझे आज ये सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और तुम्हें भी पता है कि टाइम कम है और हमें 2 साल का सिलेबस करना है और हमारा पहला फोकस रहेगा 12। तो मैं ट्राई ये कर रही हूँ कि मैक्सिमम से मेरे को पता है पूरे चैप्टर में मैं सारे टॉपिक नहीं करा पाऊंगी, लेकिन वो टॉपिक तो डेफिनेटली मैंने कराने हैं जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हो? और सॉल्यूशन तो मैंने आपको लगभग सारा ही कराया है, 1-2 चीजों को छोड़ के जो पेपर में नहीं आती है वही छुड़वाई होंगी, ठीक है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो बिल्कुल ना, वो बोलते हैं ना, रट लो अच्छे से। जो भी क्वेश्चन बनता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सारे लगा के देख लो। अगर टाइम है तो नीट के लगा लो, अगर टाइम है तो उसके लगा लो, जेई मेन के। जिनके पास मैथ्स है वो उनके पास टाइम है तो नीट के लगा लो, और बायो वाले जिनके पास टाइम है वो जेई मेन के लगा लो। समझ रहे हो ना आप कि नीट के तो आपके हो रहे हैं ऑलरेडी, और टाइम है तो तुम जेई मेन के भी लगा रहे हो। तो देख रहे हो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें और कोई क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है, तुम सारे इसमें कवर कर दोगे। और जेई मेन और नीट में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे दोनों में रिपीट होते हैं, मैंने खुद देखा है। जेई मेन और नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने खुद देखा है। आगे चले? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एक्चुअली ना ये एनएटी टाइप था ये क्वेश्चन जेई में। आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी थी बेसिकली। क्वेश्चन क्या है पहले देखो, ऑफ द फॉलोइंग 4 aqueous solution, total number of those solution whose freezing point is lower than that of 0.10 molar C2H5OH। मतलब जो ये ABCD ऑप्शन है, आपको ये बताना है इनमें से कितने सोल्यूशन ऐसे होंगे जिनका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा इथेनॉल से कम होगा। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और सारे के सारे भी हो सकते हैं। तो ट्राई करो बच्चे, क्या होगा इसका आंसर? ट्राई करो। ध्यान रखना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। थोड़ा तो डिसोसिएट होगा, लेकिन हम सॉल्यूशन चैप्टर में इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करके चलेंगे। तो ध्यान रखना कि जो इथेनॉल है आपका C2H5OH वो पानी में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं होगा। बताओ, कोई आइडिया है किसी को? ट्राई करो बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन तो है जो मैंने अभी कराया था थोड़ी देर पहले, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाला। नहीं आशुतोष, साक्षी, आपको ये नहीं बताना
कि ABCD एक्चुअली ये इसकी ऑप्शन नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ ही दे रखा है कि इन चारों में से आपको ये बताना है कि इन चारों सोल्यूशन में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और आपको यहाँ पे आंसर लिखना था 1, 2, 3 या 4, या तो ये आएगा सिर्फ, या ये दोनों आएंगे, या ये चारों भी हो सकते हैं। तो आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है बच्चे। समझे क्वेश्चन को या समझाऊं दोबारा? मैम समझा दो। देखो मैम दोबारा रिपीट कर दीजिए। आपको ना यहाँ पे ब्लैंक दे रखा था बच्चे, और आपको ना फिल करना था कि ये जो 4 सॉल्यूशन है ना, इनमें से कितने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो एक बात देखो, जितना आयोटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो एक बात देखो बच्चे, इसमें n की वैल्यू 2 होगी KCl में, इसमें कितनी होगी, इसमें 3 होगी, और इसमें भी इसमें 5 होगी। तो यानी कि 4, और इसमें क्या होगा, n की वैल्यू 1 होगी। तो इसमें जितने भी सारे हैं चारों के चारों की n की वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं ये कंसीडर कर लूं 100% डिसोसिएशन है, तो आयोटा की वैल्यू भी यही हो जाएगी। तो आयोटा की वैल्यू हर एक केस में इससे ज्यादा है इथेनॉल से, तो सबका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा इससे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखूंगी मैं, 4। समझे? समझे? Yes. ऐसे करना था ये क्वेश्चन। हालांकि हो सकता है कि मैंने इतनी अच्छी से फ्रेम नहीं किया हो, लेकिन एग्जाम में अच्छे से आपको बताएंगे, तुम टेंशन ना लो, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए तुम्हें। हो सकता है कि MCQ में बना के दे दे। कैसे? कि बोथ ABC, मैं बताती हूँ तेरे को, रुको। देखो ऐसा हो सकता था बेटा कि ऐसा लिख दे कि ऑप्शन A हो सकता है, या ऐसा लिख दे A and B, only C, only D, या लिख दे ABCD। तो आपको फिर यही वाला ऑप्शन जो था वो टिक मार्क करना था, अगर मान लो MCQ टाइप में आता है। समझ गए सारे? यस मैम। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोसिएट होगा। उसके बाद अब नीट की बारी है। नीट के PYQs करते हैं बच्चे ट्राई। हालांकि मैंने इनका आंसर दे रखा है, लेकिन तुम्हें मैं करा देती हूँ। आशुतोष बच्चे यही तो बताया, सबसे कम किसका होगा, इन सबका ही तो कम होगा ना, क्योंकि जो डेल्टा TF वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना आयोटा की। तो जितना आयोटा की वैल्यू ज्यादा होगी, डिप्रेशन ज्यादा होगा ना फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा, 0 डिग्री से और कम होगा। तो देख लो सबसे कम किस में है, सब में ही आयोटा की वैल्यू सबसे ज्यादा। डी वाले का है ना? क्या काजल? मैम डी वाले का सबसे कम है। नहीं बच्चे, मैं बोल रही हूँ कि अरे तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। मैंने अभी तो बोला 4 आंसर आएगा इसका, 4। मैम ये क्वेश्चन ऐसा है। हाँ हाँ बोलो बोलो आशुतोष। अगर जो दूसरा क्वेश्चन हुआ कि इसमें बोला है कि इन सब में से ये जो गिवन है, और इन सब में से जो सबसे कम जो फ्रीजिंग पॉइंट जो किसका होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर ऑप्शन क्या होगा आंसर? देखो एक सेकेंड बच्चे, फिर वो डिपेंड करता है कि अगर अच्छा मान लो C2H5 नहीं दिया होता, मान लो ये ना दे रखा होता, तो इसका आंसर A आता आशुतोष। मान लो इतना ही दे रखा होता क्वेश्चन। यस मैम, यही पूछना है। हाँ फिर A आएगा। अब इन्होंने ना क्वेश्चन को घुमा दिया। अब उन्होंने कंपैरिजन करके पूछा है कि C2H5OH के कंपैरिजन में किसका कम होगा, तो सबका ही कम होगा। ठीक है, चलो आगे चलो बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे इसमें तुम्हारा ये वाला, हालांकि मैंने आंसर दे रखा है, तो ट्राई करना, मुझे इसका रीजन एक्सप्लेन करना कि ये आंसर ऐसा क्यों आया। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे पढ़ रही हूँ, जितने भी होंगे 7:30 तक या 7:35-40 तक उतने मैं करा दूंगी, बाकी इजी है, तुम घर पे भी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल बी। तो अगर मान लो तुम्हारी मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन की वो डबल कर दी, तो उससे KF की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो पूछ रहे हैं। क्या वो भी डबल हो जाएगी, या हाफ हो जाएगी, या ट्रिपल हो जाएगी, या कोई चेंज नहीं आएगा? बताओ कैसे करोगे ये क्वेश्चन, बताओ बच्चे।
जो KF तो जो कांस्टेंट रहता है ना, वो तो जो चेंज ही नहीं होगा। हाँ, KF जो बच्चे हैं वो कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली जो आपकी KF की वैल्यू है सोलवेंट पे डिपेंड करते हैं, सोलवेंट के नेचर पे। बाकी वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, चाहे आप मोलैलिटी को डबल कर दो, चाहे ट्रिपल कर दो, चाहे कितना भी कर दो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो KF की वैल्यू है बच्चे वो कैसी रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, कर लोगे। आगे है द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म अमंग द फ्लोइंग। ये मैंने क्लास में बताया था कि जो मोलैरिटी है वही सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बाकी कोई और कंसंट्रेशन टर्म नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। मैंने कहा था आइडियल सॉल्यूशन के लिए सारी चीजें जीरो होगी, डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है, ना कि जीरो होता है। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद है आयोटा की वैल्यू बतानी है बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड की। अब मुझे ये बताओ बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? BA3 जो BaOH क्या? BaOH BaOH तो Ba2 प्लस 2OH नेगेटिव। कंप्लीटली डिसोसिएशन है, मतलब 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या, आयोटा n के इक्वल होगा। तो देख लो n की वैल्यू कितनी है 3, तो आयोटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। कर लोगे? यस मैम। इजी था। अब देख लो नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस पे आओ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है मैम, प्रीवियस दिखाना एक बार। बच्चे, मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं और तुम्हारे ग्रुप में भी सेंड कर रखे हैं, वहां से देख लेना। ओके मैम। फिफ्थ क्वेश्चन से पहले बच्चे चलो फिफ्थ ही कर लेते हैं, करना तो है ही। देखो, एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर दे रखा है तुम्हें, 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम वाटर, 732 mmHg। केबी की वैल्यू दे रखी है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का। तो बताओ कैसे करोगे? जितना क्वेश्चन छोटा है उतना ही इसका जो सोल्यूशन है वो लेंथी है काफी। तो अगर मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना, क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन वहां पे सोल्व करने बैठ गए तो 5 से 7 मिनट लगा दोगे। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि 5-7 मिनट में वो वाले क्वेश्चन निपटा लो जो तुम्हें आते हैं, देखते ही उसको टिक मार्क करके आगे बढ़ो, क्योंकि इसमें तुम्हें टाइम लगेगा। ये तुम्हें क्वेश्चन आता तो है लेकिन तुम्हें इसमें टाइम लगेगा, वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ताकि तुम्हारे बाकी क्वेश्चन ना रह जाए इजी वाले। ठीक है, तो ऐसे करते हैं किसी भी पेपर को सोल्व। बताओ कैसे करोगे बेटा? मैम पहले डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। किसकी बेटा? डेल्टा टीबी। ओके, डेल्टा टीबी तो टीबी माइनस टीबी नोट है, और आपको टीबी नोट निकालना, सॉरी टीबी निकालना सोल्यूशन का। लेकिन पहले हमें ये निकालना पड़ेगा m क्या होगा, m2 W2 by M2 1/W1। अब आपके पास M2 भी नहीं है, M2 कहाँ से निकाल के आओगे? यहाँ पे आपकी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, RLVP और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है RLVP का फॉर्मूला? ये होता है क्या? यस मैम। फॉर्मूले तो टिप्स पे होने चाहिए, वरना क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। और मैंने तुम्हें कहा था प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 760 mmHg। सॉल्यूशन का तुम्हें दे रखा है W2 तुम्हें दे रखा है 6.5, मोलर मास तुम्हें निकालना है, W1 100 है और M1 वाटर का 18 ग्राम पर मोल होता है। तो यूनिट को भी साथ लेके चलना। तो M2 यहाँ से निकाल लोगे, उस M2 को यहाँ पे निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, तुम्हारा डेल्टा टीबी आ जाएगा। ठीक है, और टीबी नोट तुम्हें पता है कितना होता है वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस। उसको डेल्टा टीबी में से माइनस कर दोगे टीबी नोट को, और तुम्हारा जो टीबी है विच इज योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, वो कितना आ जाएगा, विल कम 101 डिग्री सेल्सियस। कर लोगे ना? यस मैम। देखो सोल्व करना तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। तो इसमें दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, एलिवेशन वाला और RLVP वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैं यहाँ पे 7 क्वेश्चन तक करवाऊंगी, बाकी तुम घर पे कर लेना, हो जाएंगे आराम से, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ वॉन-टू फैक्टर दैट ऑफ Al2SO4 3। देखो,
जो आयोटा की वैल्यू इसकी होगी, आपको बताना है इन चारों में से किसकी इसके जैसे होगी, और 100% डिसोसिएट हुआ है या यू कैन से 100% आयोनाइज्ड हुआ है। तो कैसे करोगे? कितनी होगी इसकी एल्यूमिनियम सल्फेट की? अभी मैंने कराया था 5 होगी, और इसमें से देख लो किसकी एन की वैल्यू 5 होगी, वही उसका आंसर। नहीं, फोर्थ। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? कुछ है, कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको नहीं समझ में आ रहा? प्लीज मुझे एक बार बता देना। ये वाला क्वेश्चन करो, 7th वाला बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखती हूँ कौन करके दिखाएगा। आपको 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं बच्चे, P1 जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर है P1, P2, P3। कौन कौन से सॉल्यूशन दे रखे हैं? एक तो ग्लूकोज दे रखा है, और एक तुम्हें यूरिया दे रखा है, और एक तुम्हें दे रखा है सुक्रोज। ठीक है, आपको बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। और सब में क्या दे रखा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज डाल रखा है 250 ml में, ऐसे यूरिया भी 10 ग्राम 250 ml में, ऐसे सुक्रोज भी 10 ग्राम 250 ml में। तुम्हें बताना है, ऑर्डर बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर का, किस केस में क्या होगा। कैसे करोगे बच्चे क्वेश्चन सोल्व? बहुत बार आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, बदल बदल के अभी भी आएगा दोबारा। मैम जिसकी मोलैलिटी ज्यादा होगी उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा। बच्चे मोलैलिटी का क्या करोगे? वो तो सेम है, सब में 10 ग्राम 250 ml मिलाया हुआ है। मैम बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट कैसे करोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा ना? पाई क्या होता है? हाँ, एक सेकेंड। हाँ, क्या कह रहे थे तुम लोग? मैम नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा होंगे। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालो या डायरेक्ट ऐसे भी निकल जाएगा बच्चे। देखो मास सबका सेम है, वॉल्यूम भी सबका सेम है, आर भी सेम है, टी भी सेम है। तो यानी कि बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो आपका पाई है वो डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूलर मास पे, और मैंने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो तुम ये चेक कर लो कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज में से सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है। जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू उतनी कम होगी। मोलर मास सबसे ज्यादा किसका है? यूरिया, सुक्रोज का है, फिर है ग्लूकोज का, ग्लूकोज फिर यूरिया, और इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर है P3, P1 और P2। तो इसको उल्टा कर दो, P2 का सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, फिर P1 का, और फिर P3 का। समझे इस चीज को? यस मैम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा भी है। आपको ऐसे ही सेम आपसे RLBP का ऑर्डर पूछ सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का हमने ऑर्डर देख लिया, और आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी, जैसा उनका मन करे वैसा पूछ सकते हैं, बस अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना। उसके बाद बच्चे एक ये 8 करा देती हूँ, बाकी सारे इजी है, बिल्कुल इजी है, कर लोगे, मैं नहीं कराऊंगी बाकी, सिर्फ 8 देख लो। आपको बच्चे वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का। बेंजीन और ऑक्टेन का मोलर रेशियो दे रखा है, और वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दे रखा है और ऑक्टेन का दे रखा है। कैसे निकालोगे टोटल वेपर प्रेशर? राउल्टला लगाओगे? हाँ या ना? यस मैम। पी नोट बी ऑलरेडी दे रखा है, पी नोट ओ भी दे रखा है। काई बी कैसे निकालोगे बेंजीन का? कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल? 3:2 ना। तो बेंजीन का कैसे निकालोगे बच्चे? 3/5 और ऑक्टेन का 2/5। आपके पास सारी वैल्यू है, पुट करो, आंसर आ जाएगा 336। कर लोगे? यस मैम। और ये बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कर लेना ये। अगर मैं एक क्वेश्चन करवाऊं तुम्हें 11 वाला भी देख सकते हो बच्चे तुम। आपको 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट दे रखा है जिसको डिसोल्व किया गया है 114 ग्राम ऑफ एन-ऑक्टेन में। वो डालने के बाद जो आपका वेपर प्रेशर है वो 80% हो गया, मतलब बेसिकली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है 80%। आपको मोलर मास निकालना है। सपोज करो कि स्टार्टिंग में जो वेपर प्रेशर था प्योर सोलवेंट का वो 100% था, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करनी है, अपने आप आंसर आ जाएगा। 100 - 80 डिवाइड बाय 100,
W2 कितना है बच्चे 8 ग्राम। मोलर मास तुम्हें निकालना है। ओक्टेन का सॉल्वेंट कितना दे रखा है 114 ग्राम और मोलर मास भी कितना है इसका 114 ग्राम पर मोल। इसको सोल्व कर लेना, मोलर मास तुम्हारा आ जाएगा 40। समझे इस चीज को कि पहले सपोज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था 100% था, लेकिन जैसे ही तुमने उसमें 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाला उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 80% हो गया, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 80 हो गया। तो चेंज या तो डायरेक्ट लिख दो, चेंज लिख दो 20%, या फिर ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है जो मैंने आपको 11th बताया, बाकी तो तुम कर लोगे मुझे पता है। तो इसी के साथ बच्चे मेरी साइड से सॉल्यूशन वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, कल से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करेंगे, जिसमें पहला हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डैनियल सेल का। हाँ, नेक्स्ट क्लास न्यू सेशन के साथ मैं मिलूंगी। इसको मेरी तरफ से मैं इसको रैप अप कर रही हूँ अब, लेकिन तुम घर पे प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। ठीक है बच्चे? मैम क्वेश्चन नंबर 1 2 दिखा दो बच्चे मैंने नोट्स में लिख रखा है, प्लीज वहां से चेक कर लेना। ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन बच्चे, इतना कोऑपरेट किया आपने। हाँ, अगर कोई प्रीवियस ईयर का पूछ सकते हैं आशुतोष, लेकिन हो सकता है स्टेटमेंट चेंज करके दे दे, बट कंसेप्ट विल बी सेम। ओके, बाय एवरीवन। टाटा मैम। टाटा मैम। बाय बाय बाय। पढ़ाई कर लो भाई सारे के सारे। यस मैम। हाँ, ओके मैम, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट एवरीवन।